क्यूज अच्छा है क्या। और यूएस को अगर आप देखें फ्राइडे को तो डाउ ने फिर से एक नया हाई लगाया और बाकी दोनों इंडेक्सेस फ्लैट थे। तो यूएस में भी बड़ी तेज़ी तो चल ही रही, वहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में चर्निंग वहाँ पे भी हो रही है। पीसी का नंबर आया जो फेड बहुत ट्रैक करता है, वो नंबर 0.1% बढ़ के आया, तो वो भी एक अच्छा नंबर है। अब वहाँ पे 2 बैठक भी और उन्हीं फेड की, तो लोग ये गेस कर रहे हैं कि किसी एक बैठक में ½ % कट और आएगा। वो नवंबर में आ सकता है, दिसंबर में आ सकता है, बैक टू बैक मीटिंग है। तो इसलिए वहाँ पे भी तेज़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और नवंबर वाली मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होगी कि उस बार चुनाव भी है, नवंबर में मतदान होगा यूएस में। तो यूएस में लगातार जो रैली चल रही है अब वो आ रही है थोड़ी सी चीन की तरफ, क्योंकि वहाँ बहुत स्टिमुलस डाले जा रहे हैं। रोज़ कुछ ना कुछ एक बड़ा स्टिमुलस बैंकों के, होम बायर्स के लिए आ रहा है। जापान में ये लगभग माना जा रहा है कि दिसंबर में एक रेट हाइक होनी है। तो उसकी वजह से आज थोड़ा सा ट्रेडर जिटरी हैं, क्योंकि नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे वो बहुत ही फ्लेम्बॉयंट टाइप के हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तो इसलिए उनको डर लग रहा है कि एक हाइक दिसंबर में होगी, तो उसकी वजह से आज इंस्टेंट रिएक्शन 4.5% नीचे है। क्रूड इसलिए नहीं बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है क्योंकि जो इजराइल कर रहा है, अब उसने नया फ्रंट खोला है यमन में, वो बहुत प्रिसाइज कर रहा है। तो कोई गवर्नमेंट उसमें, चाहे वो लेबनान की गवर्नमेंट हो, यमन की हो, ईरान हो, वो फोर फ्रंट में नहीं आना चाहते फुल वॉर करने के लिए, बावजूद इसके कि उनके देश में ये कुछ हो रहा है। तो इसलिए क्रूड में बहुत बढ़ नहीं रहा। लेकिन इससे बड़ा कारण क्रूड का है कि सऊदी अरेबिया मौके का फ़ायदा उठा के अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है और ज़बरदस्त प्रोडक्शन झोंके हुए वो, क्योंकि यही उसके पास एक मौका है जब प्रोडक्शन बढ़ा के अपना वो मार्केट शेयर गेन कर ले, तो इसलिए क्रूड बढ़ नहीं रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यूएस इलेक्शन के बाद कच्चा तेल $100 पे बिकेगा, लिख के रख लीजिए आप, कोई रोक नहीं सकता उसको, क्योंकि आर्टिफिशियली उसको सप्रेस कर रखा है आपने। अभी यमन में एक रिफाइनरी उड़ा दी है इसराइल ने, तो ये सब इम्पैक्ट आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अभी माहौल नहीं वैसा। लेकिन यूएस इलेक्शन के बाद आप देखें क्रूड में बड़ी तेज़ी बनेगी, तो वो एक कंसर्न होना चाहिए। हालांकि अभी उसमें बहुत समय है तो वो ध्यान रखें, लेकिन फ़िलहाल के लिए मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी बनी हुई है। अब नया फ्रंट चाइना की तरफ खुल गया है। ओके, किशीडा के बाद इशिबा आएंगे जापान में। ठीक है, उनका ये क्या सरप्राइज में जीत गए क्या? क्योंकि 4% एकदम से नीजक जैसा रिएक्शन। कितने चौथी, पांचवी, छठवीं बार की कोशिश के बाद जीते हैं। पता नहीं, तैयार नहीं थे वो लोग। 4.5% बाजार गिर गया। खैर, ये है ग्लोब के तो नेट क्यूज ठीक ही हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक नहीं, बहुत बढ़िया है। जापान को देख के थोड़ा सा वो हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं। और तो मैं कहता हमारी मार्केट में कुछ इम्पैक्ट है नहीं, जापान से हमारा कोई पैसा आया नहीं है, तो कोई जापान से डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ आशीष, देखिए पॉलिटिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जब गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, तो वो वायलेंट होती हैं, लेकिन वो आपको मौके देते हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 1 हफ्ते 10 दिन में जापान भी वापस उसी लेवल पे वापस आ जाए जहाँ से आज गिरा है। तो क्योंकि ये सब चीज़ें नी जर्क रिएक्शन होती हैं। आपको याद होगा जब 2004 में वो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, वाजपेयी गवर्नमेंट हटी थी और वो गवर्नमेंट आई थी, हमने डाउन सर्किट लगाया था और उसके बाद इतिहास की सबसे बड़ी रैली हुई थी। तो ये सब चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं। ठीक बात है। तो संकेत हैंड ओवर कह लीजिए ओवर द वीकेंड जो आया है, नेट बढ़िया है। अपना अप ट्रेड सेटअप, फ्राइडे को नई सीरीज का आगाज हो रहा था, सामने खड़ा था वीकेंड, अच्छे मोमेंटम के बाद थोड़ा सा कह लीजिए कंसोलिडेशन का दिन था। हाँ, निफ्टी बैंक वीकनेस ज्यादा दिखा गया, रिलायंस ने मदद कर दी। इन सब के बीच में दरअसल ट्रेड सेटअप बैठा कैसा है ये जान लेते हैं, उसके बाद आज का निफ्टी बैंक का अप्रोच कैसा लग रहा है सेटअप। देखिए सेटअप बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि फ्राइडे को बहुत मतलब क्यूरियस था। जो डीआईआई की बाइंग थी, मैंने बार बार देखा कि वो नंबर सही था या नहीं था, पता नहीं कुछ ब्लॉक्स थे या नहीं थे वो, मतलब लेकिन करीब करीब 7,000 करोड़ की डीआईआई की बाइंग थी। उसके सामने एफआईएस ने सिर्फ 1200 करोड़ के करीब सेल किया था। एक चीज़ ये हो सकती है कि क्योंकि ये हाफ ईयर एंडिंग है तो थोड़ा सा एनएवी मैनेजमेंट या जो भी है, थोड़ा सा कैश डिप्लॉय, वो सब कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से ये फैक्टर हो सकता है। वो हो सकता है आज भी कंटिन्यू करे कि डीआईआई की फिर एक थोड़ी सी बाइंग हो क्वार्टरली क्लोजिंग के हिसाब से। एफआईआई की सेलिंग है लेकिन 1200 करोड़ की, लेकिन एफआईआई की जो सेलिंग है ना, ये मुझे लग रहा है टेम्परेरी है, ये वापस बाइंग में बदलेगी। क्योंकि अब जब आप अक्टूबर टू दिसंबर के पीरियड में जाएंगे तो एफआईआईस को अपने पोर्टफोलियोज को बेंचमार्क करना पड़ेगा, और इतने अंडरवेट हैं एफआईआईस इंडिया में, अगर थोड़ा सा भी उन्होंने अंडरवेट से न्यूट्रल करने की कोशिश की तो उसी में $100 बिलियन आपकी मार्केट में आ जाएंगे। तो इसके लिए वो मेरे ख्याल से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। अच्छा, फ्राइडे को लेकिन एक और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई,
मार्केट डे लो पर बंद हुआ, लेकिन एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में तगड़ी बाइंग की। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब करीब 1700 करोड़ की बाइंग की, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 3600 करोड़ से ऊपर की बाइंग करी। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स भी अगर आप देखेंगे तो दोनों में बाइंग थी। निफ्टी में भी करीब करीब 1200 करोड़ की बाइंग थी और निफ्टी फ्यूचर्स में 380 करोड़ की बाइंग थी। वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। 2 दिन से अब निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दोनों में बाइंग हो रही है। ये मुझे आंकड़े और मार्केट का खेल एकदम अलग था। अब आप देखिए लॉन्ग शॉर्ट देखिए, 18,000 लॉन्ग ऐड हुए सिस्टम में और 6,700 शॉर्ट कम हुए सिस्टम में। तो ये कहाँ गए ये सब के सब? जो लॉन्ग शॉर्ट बाइंग इतनी डीआईएस की वो स्क्रीन पर तो दिख नहीं रही थी। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और वो लॉन्ग शॉर्ट देखिए अब आपको काफ़ी ऊपर की तरफ बढ़ा और फिर से हम ऑलमोस्ट अब तक के ऑलमोस्ट हाईएस्ट नेट लॉन्ग पर आने वाले हैं। 81% नेट लॉन्ग है हम और करीब करीब 3,61,000 के करीब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हो गए यहाँ पर। इवन इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था। इंडेक्स ऑप्शंस में स्प्रेड बनाए हैं एफआईआईज ने दोनों तरफ। कॉल लॉन्ग ज़्यादा, उसके सामने कॉल शॉर्ट 3.7 लाख, तो नेट 3.5 लाख कॉल बाई हुई। सेम पुट लॉन्ग में, पुट लॉन्ग 6 लाख और पुट शॉर्ट 3 लाख, तो अगेन पुट में भी 3 लाख का स्प्रेड है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था जो फ्राइडे का बेसिकली डेटा ऐसा है, डेटा देख के कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्राइडे का ऐसा डेटा था। इंडिया विक्स 0.33% नीचे था 11.96 पर और पुट कॉल रेशो अच्छा खासा करेक्ट हो गया, 1.16 पर आ गया वर्सेस 1.37। ये एक अच्छी चीज़ हुई कि जो मार्केट थोड़ा एक्सट्रीमली ओवरबॉट था वो थोड़ा सा लेस ओवरबॉट पर आ गया और हो सकता है आज थोड़ा सा और नीचे भी आ जाए वो जो पुट कॉल रेशो है। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, बीपीसीएल और ग्रैन्यूल्स में लॉन्ग बने और बीपीसीएल का लॉन्ग काफ़ी इंटरेस्टिंग था। क्रूड के गिरने का आई थिंक एक इम्पैक्ट था। यहाँ पर रिस्क सिर्फ यही रहेगा कि अगर आज भी सुबह पेपर में आया कि 3 रुपये का प्राइस कट हो सकता है पेट्रोल डीजल में, तो वो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन लोगों ने लॉन्ग बनाए यहाँ पर। बिरला सॉफ्ट और आईईएक्स की तो ज़बरदस्त धुनाई हो रही है और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज या कल में दोबारा बैन में भी आ जाएगी। 20% ओपन इंटरेस्ट जम था यहाँ पर। बिरला सॉफ्ट में 20% ओपन इंटरेस्ट जम था। शॉर्ट कवरिंग हुई थी गेल और आरईसी में, लेकिन आज गेल के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर आ गई, तो इसके लिए गेल पर फोकस करेंगे। और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी 2 स्टॉक्स में, चोला फाइनेंशियल और चोला इन्वेस्टमेंट और अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। बैन में कोई भी स्टॉक नहीं है अभी के लिए एटलीस्ट, और 1-2 दिन से वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए बैन में कोई स्टॉक नहीं है। ये तो डेटा एक्चुअली वो एक लास्ट शेड होना था नुवामा का, उसमें तो सब एफआई घुसे थे। उल्टा हुआ है, एफआई की सेलिंग का आंकड़ा, डीआई की गजब की बाइंग है। कंफ्यूजिंग डेटा है। आज ऑनवर्ड शायद डेटा रिलेटेड और क्लैरिटी सामने आए। अब आइए निफ्टी के हमारे अप्रोच पे। अच्छा, वो ट्रेंड और टैक्टिकल की आपने क्लैरिटी तो दे दी। तो टैक्टिकली इधर उधर जाएं बात अलग है, लेकिन ट्रेंड तो ज्यादा बुलिश निफ्टी 50 में नजर आता है। अपने फ्राइडे के जो लेवल्स थे वैसे डिफाइंड मार्कर्स, उसी के बीच में पहला रेजिस्टेंस पहला सपोर्ट, उसी के बीच में बाजार घूमता हुआ नजर आया। उन डिफाइंड मार्कर्स के बियॉन्ड गया ही नहीं। और अपने जो स्टॉप लॉसेस अपन ट्रेल करके चल रहे हैं कहाँ पे थे, वो 950 थे शायद, अभी भी सिस्टम में इंटैक्ट है भाई साहब। अपन